अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने केस प्रेजेंट किया है कि 3 साल की बच्ची है और प्रेजेंट करती है डेवलपमेंटल रिग्रेशन के साथ। ठीक है, डेवलपमेंटल रिग्रेशन, पेलार भी है, एनोरेक्सिया, इरिटेबिलिटी, और उसको डिक्रीज एक्टिविटी है उसकी, अक्यूट इंसेफेलोपैथी विथ वॉमिटिंग एंड अटेक्सिया फॉर द लास्ट सेवरल वीक्स। ठीक है, उसको अक्यूट इंसेफेलोपैथी भी है, वॉमिटिंग के साथ, अटेक्सिया के साथ लास्ट सेवरल वीक्स, और उसको पिका की भी हिस्ट्री है, स्पेशली जो पेंट स्क्रैपिंग्स होती हैं, पेंट जो उतर रहा होता है दीवारों से, वो खाने की हिस्ट्री है। ठीक है, पिका। तो अब सबसे पहले ये एक टिपिकल केस इन्होंने लेड पॉइजनिंग का एक्सप्लेन किया है। जब टॉपिक पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये सिनेरियो समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको सोर्स ऑफ एक्सपोजर पता चलना चाहिए कि लेड पॉइजनिंग हो कहाँ से रही है, लेड मिल कहाँ से रहा है। अच्छा, लेड पॉइजनिंग जो है आपने याद रखना है कि इसकी जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, सॉरी नॉट सर, सोर्स ऑफ पॉइजन जो है, लेड जो है एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ है, इसे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से यूज़ होता रहा है। इसमें पब्लिक एक्सपोजर टू लेड की हिस्ट्री होती है, द फूड एंड ड्रिंक कि मतलब जो पब्लिक एक्सपोजर हो रहा है फूड्स में, ड्रिंक्स में, आजकल लेड बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, लेड पॉइजनिंग जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि लेड स्मेल्टिंग का काम करते हैं, उसके साथ एक्सपोज होते हैं। पेंटिंग का काम, प्लम्बिंग, प्रिंटिंग और बहुत सी बाकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी लेड पॉइजनिंग कॉमन है। तो फॉलोइंग द यूज़ ऑफ लेडेड गैसोलीन, पहले गाड़ियों में वगैरह में पेट्रोल जो पड़ता था, गैसोलीन मोटर व्हीकल्स में, वो भी लेड का होता था। इन्वायरमेंटल लेड कंटामिनेशन तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेड पेंट भी घरों में यूज़ होता है, बहुत से बच्चों की उससे भी पॉइजनिंग होती है, पेंट जो घरों में दीवारों पे यूज़ होता है। बाकी जो कॉमन सोर्सेज है उसमें है कि बैटरीज़ के साथ एक्सपोजर, जैसे बच्चे खिलौनों की बैटरीज़ खा लेते हैं तो उससे, सीमेंट से भी होती है लेड पॉइजनिंग। इम्पोर्टेड कैंड फूड से, ठीक है, कॉस्मेटिक्स से, इसके अलावा ज्वेलरी, लेडेड ग्लास आर्ट वर्क, फार्म इक्विपमेंट एंड इलिसिट इंट्रावेनस ड्रग्स। तो इसमें सेवरल पैरेंटल ऑक्यूपेशन जो है प्लेस द चिल्ड्रन एट रिस्क, इंक्लूडिंग लेड माइनिंग, ग्लास मेकिंग, प्रिंटिंग एंड वेल्डिंग। ठीक है, ये ऑक्यूपेशंस जो हैं इनमें भी बच्चे को, सॉरी पैरेंटल नहीं, पेरेंटल, अगर उनके पेरेंट्स जो है इन जगहों पे काम करते हैं तो उसमें बच्चे भी एक्सपोज होते हैं लेड से। अगर पेरेंट्स लेड माइनिंग कर रहे हैं, ग्लास मेकिंग, प्रिंटिंग, वेल्डिंग, वर्कर को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने वर्किंग वाले कपड़े जहाँ वो काम काज करके आते हैं घर आके वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो लेड की ऑब्वियसली इमिशन और कॉन्टैक्ट होता है बच्चों से और इस तरह पॉइजनिंग हो सकती है, तो वो चेंज करें। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, जैसे कि डाइट में अगर आयरन ना हो तो वो भी लेड की एब्जॉर्प्शन को फिर प्रमोट करता है, बढ़ाता है। AAP जो है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, करंटली डिफाइन करती है लेड पॉइजनिंग को एज अ वीनस ब्लड लेवल इक्वल टू और हायर देन 10 mcg, यानी अगर बच्चे का या किसी भी पर्सन का वीनस ब्लड लेवल जो है, वीनस ब्लड लेड लेवल, वीनस ब्लड में उसके लेड के लेवल जो है 10 mcg जितने या उससे ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे लेड पॉइजनिंग है। मोस्ट केसेस जो लेड पॉइजनिंग होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक लेड की वजह से होते हैं, याद रखिएगा। लेड हमारी बॉडी में इंजेक्शन से भी एंटर कर सकता है, सांस लेने, इन्हेलेशन से भी, ट्रांसडर्मल स्किन से भी, ट्रांसडर्मल अप्रोच से भी। तो मोस्ट कॉमन जो इसकी सोर्स होती है बच्चों में, वो है उनके हैंड टू माउथ एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। हाथ हो जाते हैं कंटामिनेट, या खुद ही उठा के खा लिया, पेंट स्क्रैपिंग्स खा ली, माउथ में डाल ली। ठीक है, उससे ज़्यादातर बच्चों में। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी समझें। अब जैसे बच्चे ने लेड खा लिया, इंजेक्शन के बाद होता यूँ है कि लेड जो है अब्जॉर्ब हो जाता है और फिर पूरी बॉडी में, होल बॉडी में डाइसेमिनेट हो जाता है। 97% लेड जो है, याद रखिए, RBCs यानी एरिथ्रोसाइट्स के साथ बाउंड होता है। 97% सेल के अंदर अब इसके मल्टीपल इफेक्ट है। ये क्या करता है, सेल के अंदर सल्फाइड्रल ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स के साथ बाइंड करेगा और उनके फंक्शन को इनहिबिट करेगा सल्फाइड्रल ग्रुप के साथ। ये ये इनहिबिट कर देता है एंजाइम्स को, जो कि हीम पाथवे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं हीम पाथवे के लिए, उन एंजाइम्स को। इसके अलावा EP लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है, एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन लेवल। ठीक है, एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन लेवल भी बढ़ जाता है। लेड की टॉक्सिसिटी जो है वो कैल्शियम के साथ भी कंपटीशन करवाती है। बहुत से जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है ना, उनकी हायर एफिनिटी होती है लेड के लिए। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ भी जो है कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो वो भी एडवर्सली जो है लेड से अफेक्ट हो जाता है।
ठीक है। कैल्शियम के साथ कॉम्पिटिशन, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स की भी एलिड्स के लिए हायर एफिनिटी है, और कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोसेस जो है न्यूरो ट्रांसमीटर का रिलीज़ भी कैल्शियम पे डिपेंड करता है, तो वो भी एडवर्सली इफेक्ट होता है लेड से। अब लेड क्या करता है कि नॉर्मल जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स है ना हमारे ब्रेन में, उनकी डेवलपमेंट नहीं होने देता, तो उसमें बच्चों में फिर परमानेंट एबनॉर्मलिटी हो जाती है। ठीक, तो इसमें हमने पैथोफिजियोलॉजी समझी। अब लेड पॉइजनिंग हो गई, अब बच्चे में क्या हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की जो लेड पॉइजनिंग की है वो वैग होती हैं। इसमें फ्रीक्वेंटली इनको कॉन्स्टिपेशन होता है बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन रहेगा, और या फिर इनको एनोरेक्सिया रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और या फिर एनोरेक्सिया। न्यूरो बिहेवियरल चेंजेस हैं, इन अटेंटिवनेस, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। न्यूरो बिहेवियरल चेंजेस हैं, इन अटेंटिवनेस, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इम्पल्सिवनेस और लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके इफेक्ट में उनको बच्चों को वीकनेस होगी। पेरिफेरल पाल्सीज भी वैसे है रेयर इन द चिल्ड्रन। कोई भी स्पेसिफिक इसमें फ़िज़िकल साइन नहीं है सिवाय ये मतलब लेड पॉइजनिंग के लिए कोई ऐसा खास फिज़िकल साइन नहीं है। इसमें पेलार होता है क्योंकि इसमें साथ में अनीमिया होती है, और हाइपर एक्टिविटी होगी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने वाले साइंस मिलेंगे, जैसे इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पेपिलिडीमा, कोमा। डायग्नोसिस में हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे तो हमें हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया शो करेगा। बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ द एरिथ्रोसाइट, जो कि लेड पॉइजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ द एरिथ्रोसाइट। BLL जो है ना, होल ब्लड लेड लेवल, ये क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ द लेड पॉइजनिंग। उसमें अगर BLL के ब्लड लेड लेवल 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका मतलब इस पेशेंट को पॉइजनिंग है, तो हम ब्लड लेड लेवल करवाते हैं। एक बार अगर लेड लेवल डिटेक्ट हो जाता है, बढ़ा हुआ है, तो फिर हम वीनस लेड लेवल असेस करेंगे फॉर द कन्फर्मेशन, फिर वीनस ब्लड लेवल। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट, प्रोटोपोरफायरिन मैंने आपको कहा था ना, वो भी हम सिलेक्टेड पेशेंट्स में ऑब्टेन कर सकते हैं। एरिथ्रोसाइट, प्रोटोपोरफायरिन, क्योंकि वो उसके लेवल्स हमें बढ़े हुए मिलते हैं लेड पॉइजनिंग में, ठीक है। हेयर सैंपल याद रखें, ब्लड लेड स्पेसिमेन ज़्यादा सेंसिटिव है बनस्पत हेयर सैंपल के, ब्लड लें तो वो ज़्यादा अच्छा है इन डिटेक्टिंग द लेड एक्सपोजर। एब्डोमिनल रेडियोग्राफी करेंगे तो उसमें रेडियो ओपेक फ्लेक्स नज़र आएंगे, तो वो क्लियर इंडिकेटर होता है पीका का। लॉन्ग वॉन की जिस तरह तस्वीर बनी हुई है, रेडियोग्राफी जब करेंगे तो उसमें हमें रेडियो डेंसिटी जो है डिटेक्ट होगी डिस्टल एंड ऑफ द मेटाफाइजल एरिया पे, तो इसको कहते हैं लेड लाइन, डिस्टल एंड ऑफ मेटाफाइजल एरिया पे, डिस्टल मेटाफाइजल एरिया पे। तो ये ट्रू ग्रोथ अरेस्ट लाइन होती है, और ये क्रोनिक लेड एक्सपोजर की वजह से बनती है, ट्रू ग्रोथ अरेस्ट लाइन्स। मैनेजमेंट ये है कि ट्रीटमेंट जो है लेड टॉक्सिसिटी का वो सेवरल पैरामीटर्स को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें हमने फर्दर लेड एक्सपोजर नहीं होने देना, प्रिवेंट करना है। अगर हो गया डीकंटामिनेट करेंगे, चीलेशन करेंगे, और इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी देंगे। अच्छा, जब उसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से लेड पॉइजनिंग की प्रिवेंशन करते हो ताकि फ़र्दर लेड से एक्सपोजर ना हो। तो हमने पेरेंट्स को जो है ना एजुकेट करना होता है कि ये लेड की सोर्सेस हैं, और ये कॉमन बिहेवियर जो इन्वॉल्व होते हैं लेड पॉइजनिंग में, जैसे पीका वगैरह, ये पेरेंट्स को समझाना है। और हैज़र्ड्स जो कि लेड एक्सपोजर के साथ एसोसिएटेड होते हैं ऑन द चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चों के डेवलपमेंट पे जो खतरा होता है लेड पॉइजनिंग का, लेड एक्सपोजर का, वो सब हम पेरेंट्स को सही से समझाएंगे। इसके अलावा न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है वो पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि लेड की अब्जॉर्प्शन जो होती है ना, वो खुद भी इन्हेंस होती है इम्प्रॉपर डाइटरी इनटेक से। यानी अगर स्पेशली अगर हाई फैट इनटेक कर रहा है बच्चा, और या फिर उसको कुछ एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी है, जैसे कि कैल्शियम की, आयरन की, इनकी अगर डेफिशिएंसी है, तो उसमें भी जो है लेड की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो हमने न्यूट्रिशनल असेसमेंट पे भी ज़्यादा फोकस करना है, ठीक हो गया, ये दो चीज़ें। अब आता है डीकंटामिनेशन। डीकंटामिनेशन हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें अक्यूट लेड इंजेक्शन हुई हो। गैस्ट्रिक लवाज परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई एविडेंस नहीं है जिससे हमें पता लगे कि गैस्ट्रिक लवाज से आउटकम, क्लिनिकल आउटकम इम्प्रूव होता है। चारकोल क्या करता है कि पुअरली लेड के साथ बाइंड करता है और इतना फ़ायदेमंद नहीं होता, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल, ठीक है। देन थर्ड, इसके अलावा चिलेशन है। चिलेटिंग एजेंट्स का यूज़ भी जो है वो वीनस लेड लेवल अगर 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उसमें यूज़ नहीं करना होता, ठीक है।
ठीक है। 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से अगर वीनस लेड लेवल कम है तो हमें चीलेटिंग एजेंट्स रिकमेंड नहीं करने होते। फॉलोइंग जो मेन चीलेटिंग एजेंट्स है वो है डायमर कैप्रोल, वही बाल ब्रिटिश एंटी ल्यूइसाइड। ये हम 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 6 डिवाइडेड डोजेस में देंगे इंट्रामस्कुलर 72 आवर्स तक। कैल्शियम डाइसोडियम इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड EDTA जिसको कहते हैं, ये 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम इंट्रावीनस इन्फ्यूजन देंगे ओवर 7 आवर्स एज अ सिंगल डोज। इसके अलावा सक्सीमर भी हम यूज़ कर सकते हैं द डोज ऑफ 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ओरली हर 8 घंटों तक फॉर 5 डेज़, और उसके बाद 10 मिलीग्राम पर केजी हर 12 घंटों पे फॉर 14 डेज़। यानी 10 मिलीग्राम पर केजी ओरली दे रहे हैं हर 8-8 घंटे पे, 5 दिन तक यूँ 8-8 घंटे पे देंगे। लेकिन फिर अगले जो 14 दिन होंगे ना, फिर हम 12-12 घंटों पे यही 10 मिलीग्राम पर केजी देंगे सक्सीमर। इसके अलावा डी पेनिसिलमिन भी होता है। डी पेनिसिलमिन 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से लेके हम 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे ओरली 4 से 12 हफ्तों तक ये दे सकते हैं डी पेनिसिलमिन। तो ये डिफरेंट चीलेटिंग एजेंट्स हैं, इनके नाम भी आपको पता हो ना, डोज अगर नहीं भी तो इनफ है, नाम याद हो। डायमर कैप्रोल यानी बाल, कैल्शियम डाइसोडियम इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, सक्सीमर, डी पेनिसिलमिन, ठीक है। अब जो आता है सपोर्टिव थेरेपी क्या होगी। लेड पॉइजनिंग में मोस्ट जो बच्चे होते हैं लेड पॉइजनिंग के वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और वो स्क्रीनिंग पे ही आइडेंटिफाई होते हैं। लेकिन हाँ कुछ बच्चों को अक्यूट लेड एन्सेफेलोपैथी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो उनके एयरवे को लाजमी प्रोटेक्ट करना होता है, हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करनी होती है, नेसेसरी हो जाता है। तो इन द इवेंट ऑफ सीजर्स अगर हो रहे हैं बच्चे को तो हम बेंजोडायज़ेपिन देंगे। मेंटेनेंस ऑफ सीजर कंट्रोल हम फिनोबार्बिटोन के ज़रिए करते हैं, ठीक है। अगर सीजर बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना और तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और हमने फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने वाले मेजर्स करने होंगे, जैसे हाइपर वेंटिलेशन, मैनिटोल, स्टीरॉइड्स वगैरह देने होंगे। मेंटेन एडिक्वेट यूरिनरी फ्लो टू प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ द लेड चीलेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी हमने इसको पेशेंट का यूरिनरी फ्लो जो है वो एडिक्वेटली प्रोमोट करना होता है ताकि लेड चीलेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्सक्रीट हो जाए। एक बार अगर यूरिनरी फ्लो एक्सटेब्लिश हो जाता है तो फिर हम फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू मेंटेनेंस फ्लूइड पे ले आएंगे और जो लॉसेस की तरफ, ताकि सेरेब्रल एडीमा ना हो जाए, यानी ज़्यादा फ्लूइड भी ना हो जाए वरना सेरेब्रल एडीमा हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी जो है इसकी मैनेजमेंट थी, सपोर्टिव थेरेपी थी। अब लेड पॉइजनिंग की आपको कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए। लेड रिलेटेड डेथ्स जो है ये एक्सट्रीमली रेयर है सिंस द एडवेंट ऑफ लेड स्क्रीनिंग मेजर्स, ठीक है। आजकल जो लेड स्क्रीनिंग मेजर्स आ गए हैं और लेड का आजकल इस्तेमाल भी कम कर दिया गया है, तो उससे अब इसकी वजह से डेथ नहीं होती, एक्सट्रीमली रेयर है। सीक्वल जो है लेड इंटॉक्सिकेशन का, उसमें एक तो बच्चे की रिटार्डेशन हो जाती है, एक मेजर मसला रिटार्डेशन, दूसरा ग्रोथ फेलियर, ठीक है, ग्रोथ फेलियर। प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है ब्लड लेड लेवल पे और वेदर पेशेंट सिम्टोमेटिक था प्रेजेंटेशन पे, तो उस हिसाब से जो है प्रोग्नोसिस हो गया। अगर सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, तो उसकी बेटर प्रोग्नोसिस होगी। सिवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज में फॉलो द लेड इंसेफेलोपैथी, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सिवियर हो जाएगा, तो उसमें पेशेंट को लेड इंसेफेलोपैथी होगी। कॉग्निटिव डिफेक्ट भी हो सकते हैं एट द लेवल बिलो द करंटली एक्सेप्टेड ब्लड लेड लेवल ऑफ 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। यानी 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम होंगे ब्लड लेड लेवल, तो उससे कम लेवल पे भी जो है कॉग्निटिव डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कॉग्निटिव। दैट्स इट। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट